बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रही हूँ। टेलीपैथी के जरिए मुझे सुलाओगे। मैंने खेलने के दौरान इतनी ज्यादा काफी पी ली है कि टेलीपैथी की लोरी के बगैर नींद नहीं आएगी। मैं आ रही हूँ। ये कहते ही वो उठकर खड़ी हो गई। वैन बॉय से बोली, मैं थक गई हूँ और नहीं खेलूंगी। वैन बॉय ने खुशामदाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बेशक अब तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मैं इन टोकनों की रसीद लेता हूँ, इसके बाद हम होटल चलेंगे। वो रसीद लेने के लिए काउंटर की तरफ गया। मैं अपनी जगह दिमागी तौर पर वापस आ गया। सोनिया ने रात भर कैसे खेला, कितनी रकम जीती, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतना मालूम हो गया था कि वैन बॉयज ने अपनी और अपने बास जय पार्कर की तवक्को से बहुत ज्यादा दौलत हासिल की थी। तकरीबन 45 मिनट के बाद सोनिया मेरे पास आ गई। दरवाजे को बंद करने के बाद थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिरते हुए बोली, अब तो लिबास तब्दील करने की भी सकत न रही। मैंने इसे टेलीपैथी की लोरी सुनाई। इसे सुलाने के बाद मैं अपने दिमाग को हदायत देकर खुद भी सो गया। हम दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक सोते रहे। बेदार होने के बाद सबसे पहले मैंने आला बीबी और सजाद की खबर ली। इन्हें वहाँ लाकर छोड़ने वाले अपालो अभी तक नहीं आया था। वो मकान के बाहर टहल रही थी, चारों तरफ आहनी सलाखों को देख रही थी जिनके पीछे खूंखार शेर टहल रहे थे। इसने पूछा, फरहाद क्या हमारे सिलसिले में सौदेबाज की इब्तिदा हो चुकी है? सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी अकाबरीन को ऑफर दी गई है। जो सबसे बड़ी बोली देगा सजाद को इसके हवाले कर दिया जाएगा और सजाद के साथ तुम्हें भी। तुम मेरी फिक्र न करो, बल्कि हमें सबसे पहले रसवंती की फिक्र करना चाहिए। इसे टेलीपैथी की सलाहियतें वापस मिल गई हैं, लिहाजा जल्द से जल्द इसे बाबा साहब के इदारे में पहुंचाना चाहिए ताकि यहूदी इसके साये तक भी न पहुंच सके। तुम दुरुस्त कहती हो, हमारी टीम में अब रसवंती बहुत अहम हो गई है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है। सोनिया यही जिद करेगी कि रसवंती को किसी तरह इसराइली हदूद से बाहर ले जाकर इसकी हिफाजत की जाए और इसे अपनी पनाह में रखा जाए। मेरा मशवरा है कि तुम और सोनिया तिल अबेद छोड़ने से पहले रसवंती को वहाँ से निकालो। कोई मुनासिब तदबीर सोचो। हमारी गुफ्तगू के दौरान सोनिया नींद से बेदार हो गई थी। बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जा रही थी। वो मेरे अंदाज से समझ गए लेती थी कि ख्याल ख्वानी में मसरूफ हूँ, इसलिए मुदाखलत नहीं करती थी। मैंने आला बीबी से कहा, सोनिया अभी बेदार हुई है, मैं इस सिलसिले में बात करूंगा। इसी वक्त मुझे आला बीबी के दिमाग में रसवंती की आवाज सुनाई दी। वो पूछ रही थी, आला बीबी क्या तुम मुझे मेरे लबो लहजे से पहचान सकती हो? वो खुश होकर बोली, आहा रसवंती, तुम मेरे दिमाग में आई हो। मैं तुम्हें लाखों में पहचान सकती हूँ। क्या हुआ कि फरहाद से रिश्ता नहीं रहा, लेकिन तुम पारस की माँ हो, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हो। तुम हमारे दिमाग और हमारे दिल में जानकर मालूम कर सकती हो कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं। अब जब कि तुम हमारी तरफ वापस आ चुकी हो तो हमारी चाहत में और इजाफा हो गया है। तुम खुद ही हमारे ख्यालात पढ़कर मालूम करती रहोगी। मैं जानती हूँ और तुम सब की मोहब्बतों का कोई बदला नहीं दे सकती। वाकई मैं खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी चाहने वालियाँ और चाहने वाला। वो कहते कहते रुक गई, फिर संभल कर बोली, मेरा मतलब है कि तुम सब मुझसे बेलौस मोहब्बत करते हो, अभी मेरे मुताल्लिक मशवरे कर रहे हो, मुझे यहूदियों के साए से निकाल ले जाना चाहते हो। प्लीज मेरे लिए जल्द से जल्द कोशिश करो। मैं यहाँ घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे को इस माहौल में नहीं रखूंगी। तुम इत्मीनान रखो, हम आज ही कोई तदबीर सोचते हैं और इस पर अमल करते हैं। फिर इसने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, फरहाद तुम खामोश क्यों हो? मैंने कहा, शेर और बकरी एक घाट पानी नहीं पीते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आला बीबी ने फौरन ही कहा, ठहर जाओ, अभी ना जाना, मेरे दिमाग कोई घाट नहीं है। वैसे तुम शेर हो तो रसवंती टेलीपैथी की शेरनी है। जब दुश्मनों को इसकी ख्याल ख्वानी का इल्म होगा तो इनके होश उड़ जाएंगे। हमारी बातों के दौरान सोनिया बाथरूम से आ गई। मैंने कहा, मैं जरा सोनिया से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये कहते ही मैं इसके दिमाग में पहुंचा। वहाँ भी रसवंती की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, सोनिया मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं समझ रहा था वो सोनिया के बहाने मुझे समझा रही थी कि मैं जहाँ जाऊँगा वो साया बनकर आती रहेगी। ये इसके लिए बहुत बड़ा अलमिया था। पहले वो मेरे आगे एक मुकम्मल वजूद थी, अब महज साया बनकर रह गई थी। सोनिया ने कहा, रसवंती जब से मुझे तुम्हारी ख्याल ख्वानी का इल्म हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कोई तदबीर सोच रही हूँ। तुम्हें किसी दूसरे मुल्क में पहुँचाकर वहाँ आजादाना तुम्हें अपनी पनाह में लेकर तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा तुम्हें मेरी फिक्र है। प्लीज कोई तदबीर सोचो। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं फरहाद से गुफ्तगू कर रही हूँ, तुम सुनती रहो। इसने मुझे सवालिया नजरों से देखा ताकि मैं ख्याल ख्वानी के
के जरिए गुफ्तगू करूं। होटल में खुफिया माइक लगा हुआ था, वो बुलंद आवाज से बोल नहीं सकती थी। मैंने पूछा क्या बात है, क्या रसवंती इन यहूदियों में रहेगी? मैंने जवाबन पूछा क्या तुम इस सिलसिले में कोई नया मशवरा देने वाली हो? हाँ, हम रसवंती को यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? हम वैन बॉयज के साथ ईजल हार्डी और सुल्ताना की हैसियत से आए हैं। तुमने कसिनो में पिछली रात खूब खेल दिखाया। जे पार्कर को तवक्को से ज्यादा दौलत हासिल कर चुकी है। शायद आज शाम तक हम यहाँ से रवाना हो जाएं। फिर इतनी जल्दी तुम्हारी चहेती को यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं? अपने साथ ना सही, इसे किसी दूसरे तैयारे से किसी दूसरे मुल्क पहुँचा सकते हैं। वो भला किस तरह? तुम अपनी टेलीपैथी यहूदियों पर जाहिर कर दो। मैंने चौंक कर पूछा क्या कह रही हो? मैं दुनिया वालों के सामने सजाद को पेश कर रहा हूँ। खुद रपोश हूँ, अपनी टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं कर सकता। जब से मैंने ये तरीका इख्तियार किया है, बड़े इत्मीनान और आराम से रपोश रहकर अपना काम कर रहा हूँ। अगर तुम ये कहोगी कि रसवंती की वजह से मैं खुद को जाहिर कर दूं, तो ये कभी नहीं करूंगा। अपनी ही सुनाते चले जाते हो, दूसरों की भी सुना करो। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए यहूदियों से राब्ता कायम करोगे तो वो सजाद के मुताल्लिक ही सोचेंगे कि दिमाग को कमजोर करने के बावजूद भी वो ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया है। भाई वो सजाद को फरहाद समझ रहे हैं और तुम तो अपनी जगह रपोश हो, रपोश ही रहोगी। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा ठहरो, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। ये वाकई अच्छी तदबीर है। तुमने तनमीमी अमल के जरिए सजाद को दोस्ती का सबक पढ़ाया है। मैं दोस्त बनकर इन्हें मुखातब करूं और दोस्त बनकर मशवरा दूं कि रसवंती को भी ख्याल ख्वानी के काबिल बनाने के लिए ममलकत इसराइल के बाहर किसी ऐसे मुल्क में भेजना चाहिए जहां की आबो हवा इसके दिमाग में ताजगी और तवानाई पैदा करे। मैं यही सोचता हूँ इन्होंने तनमीमी अमल के जरिए सजाद और आला बीबी को दोस्त बनाने में कसर उठा नहीं रखी। वो मक्कारी दिखा रहे हैं तो हम भी दोस्त बनकर मक्कारी से जवाब देंगे। मक्कारी में तो तुम्हारा जवाब नहीं है। रसवंती ने सोनिया से कहा एक और पहलू पर गौर कर लो। सजाद जहाँ भी है, अगर वो यहूदियों के नुक्ता नजर से ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम कर रहा है तो इसे बताना होगा कि वो किस मुल्क में है। फिर यहूदियों ने इस मुल्क में पहुंचकर इसे पकड़ लिया तो वो दोबारा यहूदियों के चुंगल में फंस जाएगा। सोनिया ने कहा मैंने हर पहलू से गौर किया है। जब यहूदी सजाद के करीब पहुंचेंगे तो हम अपनी बाजी पलट देंगे। फिलहाल तो यही तरीका कार है। फरहाद ख्याल ख्वानी के जरिए यहूदी अकाबरीन से राब्ता कायम करे और तुम्हारे सिलसिले में हमारी मर्जी के मुताबिक ही मशवरा दे। जब वो दोस्त बनकर तजवीज पेश करेगा तो यहूदी जरूर इसे तस्लीम करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए सोच के जरिए कहा यहूदी मकारियां दिखाने और साजिशें करने में अपना जवाब नहीं रखते हैं। कहीं तुम यहूदी तो नहीं हो? एक कहावत के मुताबिक हर फरौन के लिए मूसा पैदा होता है। मैं इनके जवाब में पैदा हुई हूँ। बहरहाल मेरा मशवरा कबूल है तो इस पर अमल करो। रसवंती को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना है। मैं कुछ देर तक सोनिया के मशवरे पर हर पहलू से गौर करता रहा। इसके बाद अचानक ही मैंने रबी असफंद यार के दिमाग पर दस्तक दी। इसने पहले तो सांस रोक ली, फिर हैरानी से पूछा क्या मैं सोच की लहरों को महसूस कर रहा हूँ? हाँ मोहतरम रबी, मेरे लबो लहजे से मुझे पहचान ले। मैं आपका अकीदतमंद फरहाद अली तैमूर हूँ। इसने एकदम से खुश होकर पूछा वाकई क्या मैं अपने फरहाद की आवाज सुन रहा हूँ? क्या तुम ख्याल ख्वानी के काबिल हो गए हो? जी हाँ, आपसे इस कदर मुतासर हूँ कि दिमाग में तवानाई महसूस होते ही ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पहले आपके पास पहुँच रहा हूँ। इसने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहा फरहाद जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, किस हाल में हो? मैं हर हाल में तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। आप इसराइली आला हुकाम से राब्ता कायम करें, इन्हें मेरे मुताल्लिक बताएं ताकि जो कुछ मैं आपको बताता रहूं वो सुनते रहें और मुझे यहाँ से निकाल ले जाने की तदबीरें करते रहें। असफंद यार जैसा यहूदियों का अजीमुल मर्तबत रब्बी मेरे सामने यूं इजहार कर रहा था गोया मेरा अदना खादम हो। इसने फौरन ही काहाल तंजीम के सरबराह से राब्ता कायम किया। सरबराह ने दूसरों से राब्ता कायम किया। देखते ही देखते तमाम आला हुकाम तक ये बात पहुँच गई कि फरहाद अली तैमूर ख्याल ख्वानी के जरिए रबी असफंद यार से राब्ता कायम कर रहा है और इनका रबी इसकी तमाम बातें इन हुकाम तक पहुँचाने वाला है। बड़े बड़े यहूदी अकाबरीन या तो रबी असफंद यार के पास दौड़े चले आ रहे थे या फिर एक बड़े ट्रांसमीटर के सामने आकर बैठ गए थे जहाँ से रबी की आवाज नशर हो रही थी। मेरी बातों के दौरान वो सवालात भी कर रहे थे। एक आला अफसर ने सवाल किया जनाब इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ की निशानदही नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मुझे और आला बीबी को यहाँ पहुँचाया है वो अब तक वापस नहीं आए हैं। हम एक ऐसे मकान में हैं जिसके चारों तरफ सरसब्ज बागात हैं। इन बागात के इतराफ दायरे की सूरत
में आहनी सलाखें तकरीबन 20 फुट की ऊंचाई तक हैं। इन सलाखों के दूसरी तरफ खूंखार चीते और शेर बंद हैं, वो भी हमारी तरह आहनी पिंजरे में हैं। जब हम हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पिंजरे के बाद खूंखार जंगली जानवरों का पिंजरा है। यहाँ एक दफ्तरी कमरा है जहाँ बेशुमार फाइलें और दूसरे कागजात हैं। इनकी स्टडी से पता चला कि इस इलाके का मालिक जो कोई है वो जंगली जानवरों की परवरिश करता है और इन्हें मुख्तलिफ ममालिक में अच्छे दामों फरोख्त करता है। एक और आला अफसर ने कहा, फरहाद साहब, जो मालूमात फराहम कर रहे हैं इसकी रोशनी में हम इस शख्स तक पहुँच सकते हैं जो हमसे और दूसरे खतरनाक तंजीमों से फरहाद साहब और मादाम आला बीबी का सौदा कर रहा है। रब्बी असफंदियार ने कहा, हम हर कीमत पर आपको निजात दिलाएंगे। मैंने कहा, मेरे लिए कोई कीमत अदा न की जाए। मैं आपका अकीदतमंद हूँ और यहूदी कौम को अपना दोस्त समझता हूँ, लिहाजा किसी खरीदो फरोख्त के बगैर आप तक पहुँचना चाहता हूँ। आप जल्दबाजी न करें, ये देखते रहें कि मेरा सौदा कौन लोग करते हैं और मुझे यहाँ से किस तरह निकाल कर किस जगह पहुँचाया जाता है। जब भी मुझे यहाँ से निकाला जाएगा मैं आप लोगों से राब्ता कायम करूँगा और इसके मुताबिक आपके इंटेलिजेंस वाले और मेरी टीम के अहम अफराद मेरी मदद को पहुँच जाएंगे। इस तरह मैं आपके पास चला आऊंगा। रब्बी असफंदियार ने कहा, फरहाद, ये तुम्हारी मोहब्बत है और तुम्हारी मोहब्बत पर मैं फख्र करता हूँ। हमारे दरमियान यूं गुफ्तगू हो रही थी कि मैं रब्बी से राब्ता कायम कर रहा था। मैं जो कुछ कहता था वो ट्रांसमीटर के सामने बुलंद आवाज से दोहराता था। इसकी बातें सुनकर दूसरे हकाम सवालात करते थे, फिर मैं जवाब देता था। रब्बी इन जवाबात को फिर इनके सामने पेश करता था। इस तरह हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी था। एक आला हाकिम ने पूछा, फरहाद साहब, जब आप हमारे रब्बी के इस कदर अकीदतमंद हैं, हमारी दोस्ती को आपने कबूल किया है, तो हम सोनिया के मुताल्लिक भी मालूम करना चाहते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि अब सोनिया को हमारी जात से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो यहाँ होगी तो हम इसके शायाने शान मेजबानी का शर्फ हासिल करेंगे। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज करते ही सबसे पहले मोहतरम रब्बी से राब्ता कायम किया है और अब सोनिया के पास पहुंचकर देख रहा हूं कि वो कहां है और इसे मैं आप लोगों के सिलसिले में किस हद तक नरम कर सकता हूं। क्या मेरे मोहतरम रब्बी मेरा इंतजार फरमाएंगे? फरहाद, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कहो तो हम जहां हैं वहीं बैठे रहेंगे, अपने तमाम अहम मामलात को पसे पुश्त डाल देंगे और हम यही क्या, हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। मैंने सोनिया को इनके मुताल्लिक बताया। रसवंती इसके दिमाग में मौजूद थी और मेरी बातें सुन रही थी। सोनिया ने पूछा, तुम मेरे मुताल्लिक क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम इसराइली हदूद से बाहर किसी मुल्क में हो? हाँ, यही मुनासिब है। इन्हें किसी तरह बातों में लगाकर रसवंती के मौजू पर ले आओ। थोड़ी देर बाद मैंने रब्बी असफंदियार को मुखातिब किया। इसने कहा, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस कर रहा हूँ। क्या सोनिया से राब्ता कायम हो गया? जी हाँ, वो इस वक्त पेरिस में है। जब इसे मालूम हुआ कि मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो गई है और मैं ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया तो बेपनाह मुसरत का इजहार कर रही थी। रब्बी ने कहा, यकीनन ये ऐसी खुशी है कि हम इस खुशी का इजहार करने के लिए सरकारी तौर पर तातील का ऐलान करेंगे और तुम्हारे नाम पर एक हफ्ते तक जश्न दोस्ती मनाएंगे। का हाल तंजीम के एक ओहदेदार ने पूछा, क्या मदाम सोनिया आपकी तरह हमारी दोस्ती कबूल कर लेंगी? जब मैं कबूल करूंगा तो मेरी टीम के सारे अफराद इस दोस्ती को राजी खुशी कबूल करेंगे। हम आए दिन के इख्तलाफात से परेशान हैं। सुकून से न हम रह सकते हैं न आप रह सकते हैं। ये बातें सभी जानते हैं, लेकिन मैंने सोनिया से दोस्ती के मौजू पर गुफ्तगू नहीं की है। मैं इससे जब भी कोई बात करता हूँ तो पहले वो रसवंती की बात छेड़ती है। आप लोगों को मालूम है वो एक दूसरे को बहुत चाहती हैं। अभी मैंने इससे राब्ता कायम किया तो इसने जिद शुरू कर दी कि पहले मैं रसवंती की खैरियत मालूम करूं। रब्बी असफंदियार ने कहा, मदाम रसवंती की दिमागी तवानाई भी बहाल हो रही है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर सोमर ने मदाम रसवंती का इलाज किया है। मदाम कई बार ख्याल ख्वानी में कामयाब रहीं, लेकिन फिर कोई रुकावट पैदा हो गई। मैंने तनवीमी अमल के जरिए मालूम किया इनके दिमाग में कोई गिरा पड़ गई है। हमारा ख्याल है कि तुम ख्याल ख्वानी के जरिए इनके दिमाग की तह में पहुंचकर इनकी गिरा को खोल सको और इन्हें ख्याल ख्वानी के काबिल बना सको। तो मैंने कता कलामी करते हुए कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। आप जानते ही हैं मैं इसे इतला दे चुका हूँ। वो मेरे लिए नामहरम है। मैं इससे किसी तरह का राब्ता कायम नहीं कर सकता, वरना आपके काम आने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम सब कुछ कर सकते हो तो प्लीज ये भी करो। बेशक वो नामहरम है, लेकिन इंसानियत के नाते नेकी करने की खातिर किसी नामहरम से भी राब्ता कायम कर सकते हो, इसके काम आ सकते हो। मैंने तजब का इजहार किया। रब्बी असफंदियार
यार मुझे नसीहतें करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने ये तासर दिया कि इसकी नसीहतों ने मुझ पर खातर ख्वाह असर किया है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप कहते हैं तो जरूर ऐसा करूंगा, लेकिन आप रसवंती को मेरे मतलब कुछ न बताएं। मैं चुपचाप इसके दिमाग में झांक कर इसकी दिमागी हालत मालूम करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आप इंतजार फरमाएं। मैं फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैंने सोनिया को तमाम बातें बताई। रसवंती ने कहा, सोनिया मैं कभी यहूदियों पर जाहिर नहीं करूंगी कि ये मेरे दिमाग में आ चुके हैं। वो किसी न किसी बहाने मेरी बात करती थी ताकि मैं इससे बात करने पर मजबूर हो जाऊं। मैंने इसे नजरअंदाज किया। थोड़ी देर बाद मैंने रब्बी को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने रसवंती की सोच को इसके दिमाग की तह तक पढ़ा है। वो यकीनन ख्याल ख्वानी कर सकती है, लेकिन मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी, सस्पेंस पैदा किया। रब्बी ने बेताबी से पूछा, लेकिन क्या यहाँ का माहौल ख्याल ख्वानी के लिए साजगार नहीं है? दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी है, लेकिन इसे इसका अपना माहौल मिलना चाहिए। इसने बचपन से जवानी तक जहाँ अपनी उम्र गुजारी है, वो इस माहौल में रहेगी, अपने लोगों से मिलती रहेगी। मंदिरों में देवदासियों का माहौल होगा तो इसके दिमाग की गिरा आप ही आप खुल जाएगी। एक नफ्सियाती तरीका इलाज है। रब्बी ने कहा, ओ गॉड, हमने नफ्सियाती इलाज की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, दूसरे तमाम तरीकों से इलाज करते रहे। वाकई रसवंती को अपने धर्म और अपनी कौमियत की मुनासबत से वो माहौल मिलना चाहिए जहाँ इसने पैदाइश से लेकर अब तक अपनी जिंदगी गुजारी है। रसवंती मेरे दिमाग में आकर हमारी बातें सुन रही थी। वो रबी असफंद यार के दिमाग में नहीं जाना चाहती थी। समझती थी कि वो दो सोच की लहरों को महसूस कर लेगा, इसीलिए मैंने इसे अपने दिमाग में आने का नहीं रोका। मैं रब्बी को शीशे में उतार रहा था, इसे ज्यादा से ज्यादा इस बात पर माइल कर रहा था कि रसवंती को इसराइली हदूद से बाहर भेज दिया जाए, और वो इसे बर्रे सगीर भेजने पर आमादा हो गया था, खुसूसन नेपाल के इलाके में। दूसरे आला हुकाम ये बातें सुन रहे थे। एक ने कहा, हम मौजू से हट गए हैं, हमें सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि फरहाद साहब और मदाम आला बीबी को कहाँ ले जाकर रखा गया है। रब्बी असफंद यार ने कहा, ये आप लोगों का काम है। आप फौरन अपने अपने शोबों के बासलाहियत लोगों को सुरागर सानी के लिए, जुग्राफियाई मालूमात हासिल करने के लिए और खुसूसन ऐसे लोगों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए कहें जो जंगली जानवरों की परवरिश करते हैं और इन्हें दूसरे ममालिक में फरोख्त करते हैं। ऐसे आदमियों की फहरिस्त हमारे सामने होगी तो हम फरहाद साहब के करीब तर होते जाएंगे। इनकी गुफ्तगू के दौरान मैंने आहिस्तगी से रसवंती को मुखातब किया, फिर पूछा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं अपने बारे में मालूम करना चाहती हूँ कि ये लोग क्या फैसला कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो सोनिया के जरिए मालूम हो जाएगा। ये मुनासिब नहीं है, तुम मेरे दिमाग से चली जाओ। इसने बड़ी आजिजी से इल्तिजा की, फरहाद ऐसे संगदिल तो ना बनो। मैं संगदिल नहीं हूँ, मुझे इस वक्त मामला तय करने दो। अगर तुमने जहनी तौर पर मुझे उलझा दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। इसने बड़ी मायूसी से यूं शिकस्ता लहजे में कहा जैसे दिल के टुकड़े हो रहे हों, फिर वो चली गई। मैं रबी असफंद यार को मुखातिब करना चाहता था। इसी वक्त फोन की घंटी सुनाई दी। सोनिया ने आगे बढ़कर रिसीवर को उठाया। होटल के एक्सचेंज से कहा जा रहा था, होल्ड ऑन करें। फिर दूसरे ही लम्हा हबीबा की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं हबीबा हूँ। सोनिया ने सवालिया नजरों से मेरी जानब देखा। मैंने सोच के जरिए कहा, कह दो रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, हम किसी हबीबा को नहीं जानते। इसने रिसीवर रख दिया। मैंने फौरन ही हबीबा के दिमाग में छलांग लगाई। वो सोच रही थी। होटल के एक्सचेंज से सही कमरे में फोन की घंटी बजी थी। वो ईजल हार्डी का कमरा है। जवाब में इसकी मंगेतर सुल्ताना की आवाज सुनाई दी। फिर रॉन्ग नंबर क्यों कहा गया? मैंने हबीबा की सोच में कहा, शायद इसलिए कि सुल्ताना मुझे नहीं जानती है। ईजल हार्डी ने इसे मेरे मुतल्लिक नहीं बताया, इसीलिए इसने रॉन्ग नंबर कह दिया है। हबीबा की अपनी सोच ने कहा, अगर ईजल हार्डी को मालूम होगा कि मैंने फोन किया है तो क्या इसकी बदरूह फिर मेरे पास आएगी? मैंने इसकी सोच में कहा, अगर मुझे रूहों से ऐसा ही डर लगता है तो मैंने क्यों इसे फोन किया? इसकी सोच ने कहा, लैला सानी ने मजबूर किया था कि मैं फोन करूं और ईजल हार्डी को लैला से किसी तरह राब्ता कायम करने पर आमादा करूं। इसकी सोच पढ़ते ही मैं लैला के दिमाग में पहुंच गया। वो सोच रही थी, अगर हबीबा का बयान दुरुस्त है और कोई बदरूह मार्टिन के जिस्म में पहुंचकर इसे सजा दे रही थी और हबीबा को इससे निजात दिला रही थी, तो यकीनन ईजल हार्डी किसी बदरूह को मेरे पास भी भेज सकता है और मुझसे राब्ता कायम कर सकता है। अपनी असलियत को छुपाकर लैला सानी से राब्ता कायम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाज औकात मेरे सामने इतने मसाइल आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता पहले किस मसले पर तवज्जो दी जाए। एक तरफ मैंने जाहिर कर दिया था कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी
टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। दूसरी तरफ सोनिया मेरे पास बैठी रसवंती का मामला तय करना चाहती थी, इसे जल्द से जल्द इसराइली हदूद से बाहर निकालना चाहती थी। तीसरी तरफ रबी असफंद यार और इसराइली आला हुकाम से मेरे मुज़ाकरात जारी थे, इनसे भी गुफ्तगू जारी रखना जरूरी था। और इधर लैला सानी थी जो अपने बेडरूम में तनहा बैठी हुई थी। कोठी में आइजक के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश हो रही थी, अभी इसकी आखिरी रसूमात भी बाकी थी। लैला ने गम से नडाल होकर तफ्तीश करने वाले अफराद और अफसरान से माजरत चाही थी, अपने कमरे में आकर तनहा बैठ गई थी। मकसद सिर्फ यही था कि मैं इससे राब्ता कायम करूं और मैं इसके पास पहुंच गया। लैला सानी रूहानी अमल के मुताल्लिक सोच रही थी। इसकी मालूमात के मुताबिक एक नूरी अमल होता है जो इंसानियत की भलाई के लिए मखसूस है। मसलन कोई जहनी मरीज हो तो फौरी अमल के जरिए इसकी जहनी हालत को मतवाजन किया जा सकता है या किसी दायमी मर्ज को दूर किया जा सकता है। लेकिन काला अमल सरासर शैतानी अमल है और इससे इंसानों को सिर्फ नुकसान पहुंचता है। लैला सोच रही थी, क्या ईजल हार्डी विच डॉक्टर है? क्या वो बदरूहों को अपने कब्जे में रखता है? लेकिन इसने हमारे साथ भलाई की है, हालांकि वो हमें ब्लैकमेल कर सकता था, हमसे अच्छी खासी रकम ऐंठ सकता था। वो सोच रही थी मैं ज्यादा देर इसके पास नहीं रह सकता था, सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि वो मुझसे राब्ता क्यों कायम करना चाहती है। और ये मालूम हो गया था। वो महज अपनी उलझन दूर करना चाहती थी कि आखिर में क्या हूँ, क्या वाकई विच डॉक्टर हूँ और इनके राज को बहुत गहराई तक समझता हूँ। लैला को ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि मैं इसे सिर्फ होटल की मुलाजमा फरहाना की हैसियत से नहीं बल्कि सारा आइजक और लैला सानी की हैसियत से भी जानता हूँ। मेरे अलावा इनकी असलियत सिर्फ हबीबा जानती है। मुख्तसर ये कि लैला सानी को मेरी जात से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। ये दिलचस्पी दोस्ती या दुश्मनी में तब्दील हो सकती थी, लेकिन पहले वो मेरे मुतल्लिक तफसीली मालूमात हासिल करना चाहती थी। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मैं इससे बाद में किसी न किसी जरिए से राब्ता कायम कर सकता था। लिहाजा फिर रबी असफंद के पास पहुंच गया। रबी ने मुझे अपने दिमाग में महसूस करते ही पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी थी। मैं सब को भूलकर इस मकान से बाहर आ गया था। हम देर तक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते रहे, फिर वो हमें नजर आया। हमारे आहनी पिंजरे के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहा। हम समझ रहे थे वो यहाँ उतरेगा, लेकिन वापस चला गया। रबी असफंद यार मेरी बातें आला हुकाम तक पहुँचा रहा था। एक आला अफसर ने कहा, जो लोग फरहाद साहब और मदाम आला बीबी को वहाँ ले गए हैं वो बेहद मोहतात हैं, इनका सामना नहीं करना चाहते, पहले किसी से इनका सौदा कर लेना चाहते हैं। मैंने कहा, अभी ये हकीकत आम ना होने पाए कि मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। अगर ये बात मेरे इन दुश्मनों को मालूम हो गई जिन्होंने हमें यहाँ लाकर फेंक दिया है, तो फिर वो हमारे करीब नहीं आएंगे, मेरी टेलीपैथी से खौफजदा रहेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि हमें इसी हाल में इन आहनी पिंजरों के दरमियान दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। आप कभी मालूम नहीं कर सकेंगे कि ये कौन सी जगह है और हमारे पास किस तरह पहुंचा जा सकता है। वहाँ मौजूद तमाम आला हुकाम ने बारी बारी यकीन दिलाया कि ये किसी पर जाहिर नहीं किया जाएगा। वहाँ रबी असफंद यार के अलावा चंद आला हुकाम, इंटेलिजेंस के आला अफसरान और फौज से मुतल्लिक चंद अफसरान मौजूद थे। रबी ने कहा, ये बात हमारे हक में है कि तुम्हारी टेलीपैथी को राज में रखा जाए। सुपर मास्टर और मास्क मैन तुम्हारा सौदा एक गुलाम की हैसियत से करेंगे। अगर ये मालूम हो जाए कि टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर दोस्त बन जाएंगे और यही तासर देंगे कि वो दोस्त की हैसियत से बर्दा फरोशों से सौदा तय कर रहे हैं ताकि तुम्हें इनसे रिहाई दिलाई जा सके। मैं इन बातों को समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने सुपर मास्टर और मास्क मैन से राब्ता कायम नहीं किया। मेरे मोहतरम रबी, मुझे आपके अलावा किसी पर एतमाद नहीं है। फरहाद, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि तुम मुझ पर एतमाद करने लगे हो और मेरे हवाले से मेरी कौम को दोस्त समझ रहे हो। एक बात और, रसवंती को भी मेरी टेलीपैथी के सिलसिले में कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। हम मदाम रसवंती से भी ये बात राज में रखेंगे। मैंने चंद लम्हे के लिए दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोनिया को सोच के जरिए कहा, तुम्हारी वो चहेती तुम्हारे दिमाग में मौजूद होगी, इससे कहो अभी रबी असफंद यार का हाल तंजीम के सरबराह से राब्ता कायम करे और इन्हें ये तासर दे के इसके दिमाग में एक तहरीक पैदा हो रही है, जैसे इसकी सोच की लहरें परवाज करना चाहती हों, लेकिन परवाज के सिलसिले में कोई रुकावट पैदा हो रही है। रसवंती की आवाज सुनाई दी, सोनिया, ये जो कह रहे हैं मैं कहने जा रही हूँ। मैंने
मैंने फिर रब्बी असफंद यार के पास पहुंचकर कहा, सॉरी रब्बी, आला बीबी ने मुखातब किया था इसलिए थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो गया। कोई बात नहीं। एक आला अफसर ने पूछा, फरहाद साहब क्या आपने इस हेलीकॉप्टर पर लिखे हुए नंबर और हरूफ पढ़े थे? वो हमसे दूर था, यहाँ कोई दूरबीन नहीं है, वरना सबसे पहले मैं हेलीकॉप्टर के हरूफ और नंबर जरूर पढ़ता। वैसे वो ग्रे और ग्रीन कलर का है, जैसे आम तौर पर फौजी हेलीकॉप्टर हुआ करते हैं। इस खुफिया इजलास के दौरान कभी कभी टेलीफोन की घंटी बजने लगती थी। कोई अहम बात किसी अहम शोबा से मुतल्लक होती थी, फिर रिसीवर रख दिया जाता था। ऐसे ही एक वक्त फोन की घंटी बजने लगी। एक अफसर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, फिर रसवंती की आवाज सुनते ही इसने काहाल तंजीम के सरबराह को मुखातब करते हुए कहा, मदाम रसवंती आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। वो अपनी जगह से उठकर फौरन टेलीफोन के पास आया और रिसीवर को कान से लगाकर बोला, हेलो मादाम, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए। रसवंती ने जवाबन कहा, मैं खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर एक तहरीक पैदा हो रही है। यूं लगता है जैसे सोच की लहरें प्रवास करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद कोई अनजानी सी रुकावट पैदा होती है। मादाम आप कोशिश करें, हमें यकीन है आप कामयाब हो जाएंगी। जब मैं कह रही हूँ कि कोशिश करके थक गई हूँ, तो फिर आप मजीद कोशिश करने की नसीहत क्यों कर रहे हैं? आप मेरे इज़्तिराब को क्यों नहीं समझते? जब मेरे अंदर ये तहरीक पैदा होती है और मैं ख्याल ख्वानी करना चाहती हूँ और वो रुकावट सामने आती है, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इसके ये अल्फाज कहाँ जाऊँ, क्या करूँ के साथ ही काहाल तंजीम के सरबराह ने चौंक कर कहा, हाँ, हम आपके मुताल्लिक अभी फैसला कर रहे हैं। आपको नेपाल पहुँचाने की बात हो रही है। आपने बचपन से जवानी तक वहाँ अपनी जिंदगी गुजारी है। इस माहौल में रहेंगी तो यकीनन आपके दिमाग में पड़ी हुई वो अनजानी गिरा खुल जाएगी। रसवंती ने खुश होकर कहा, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी मुसर्रत हो रही है। मैं यकीनन अपने देश में जाकर इन तमाम मुकामात की यात्रा करूंगी। इस माहौल में रहूंगी जहां मैंने अपनी जिंदगी का इब्तदाई और अहम हिस्सा गुजारा है। मुझे यकीन है कि वहां मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल हो जाएंगी। मादाम इस वक्त आप ही हमारी गुफ्तगू का मौजू हैं। अच्छी बात है, मैं इंतजार करूंगी। रसवंती ने रिसीवर रख दिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए सोनिया के दिमाग में पहुंच गई। मैंने कहा, मैं सारी बातें सुन चुका हूँ, फिर रब्बी असफंद यार के पास जा रहा हूँ। इस वक्त रब्बी अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। मैंने पहुँचते ही कहा, मैं आ गया हूँ। दरअसल यहाँ आला बीबी मुझसे पूछती रहती है कि आप लोगों से क्या बातें हो रही हैं। जिस तरह आप आला हुकाम को वहाँ मेरी बातें बता रहे हैं, इसी तरह मैं आला बीबी को बताता रहता हूँ। रब्बी ने कहा, अभी अभी मादाम रसवंती का फोन आया था। इनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि वो अपने अंदर ऐसी तवानाई महसूस कर रही हैं जो ख्याल ख्वानी के लिए लाजमी होती है। वो नेपाल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत खुश हो रही थी। मेरा भी यही मशवरा है, आप इसे जल्द से जल्द रवाना कर दें, ये हमारे हक में बेहतर होगा। आप जरा सोचें कि आपकी ताकत किस तरह दो चंद होगी। एक तरफ मैं ख्याल ख्वानी का माहिर, दूसरी तरफ वो टेलीपैथी जानने वाली। जब हम दोनों आपके साथ रहेंगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपके सामने सरनगू हो जाएंगी। वो सुन रहा था, खुश हो रहा था और अपने साथियों तक मेरी बातें पहुंचा रहा था। इन सब ने उसी वक्त मुतफिका तौर पर फैसला किया कि रसवंती को 24 घंटे के अंदर नेपाल रवाना कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में फौरन ही भारतीय हुकाम और नेपाली सरकार से राब्ता कायम किया जाएगा। मैं सोनिया के पास आ गया, वो मेरी बातें सुनती रही। फिर इसने रसवंती को मुखातब किया। इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसने पूछा, फरहाद ये रसवंती कहाँ चली गई? मैं क्या जानूं, मैं कोई इसका पहरेदार लगा हूँ। तुम इसके जिक्र पर जलते क्यों हो? तुम इसका जिक्र करती क्यों हो? एक नहीं 1000 बार करूंगी। अभी जाकर मालूम करो वो कहाँ है, क्या कर रही है। हमारे दिमाग में अब तक मौजूद थी, अब क्यों नहीं है। मेरी दूसरी मसरूफियात भी हैं, मुझे अभी आला बीबी के पास भी पहुँचना है। मैं कहती हूँ पहले रसवंती की खैरियत मालूम करो। सोनिया तुम नहीं समझ रही हो, इसने जानबूझकर तुमसे राब्ता कायम नहीं किया है ताकि तुम मुझे मजबूर करो और मैं इसके दिमाग में पहुंचूं, फिर वो तन्हाई में मुझसे खुलकर गुफ्तगू करे। तुम्हें अपने मुताल्लिक बड़ी खुश फहमी है, वो तुमसे तन्हाई में भी ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करेगी। इसी वक्त रसवंती की आवाज सुनाई दी, सोनिया तुम मेरी खातिर झगड़ा न करो, जो मेरे मुकद्दर में है मैं भुगत रही हूँ। तुम इतनी देर तक कहाँ रही? मैं इन आला अफसरान की गुफ्तगू सुन रही थी। उन्होंने मुझे 24 घंटे के अंदर यहाँ से रवाना करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन सोच रहे हैं कि मेरी
मेरी निगरानी के लिए किन लोगों को नेपाल जाना चाहिए। उनकी मुतफिका राय ये है कि सीक्रेट सर्विस के ज़हीन तरीन अफराद को मेरे साथ कर दिया जाए, क्योंकि मैं औरत हूँ, लिहाजा मेरे साथ सीक्रेट सर्विस की एक या दो औरतों को भी होना चाहिए। सोनिया, इससे पूछो क्या उन्होंने सीक्रेट सर्विस की इन औरतों और मर्दों के नाम बताए हैं। इसने जवाब दिया, इस टीम में 2 औरतें और 2 मर्द होंगे। इनमें एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का होगा। तीसरी एक बड़ी उम्र की तजर्बाकार और ज़हीन औरत होगी। इस तरह मर्द भी हर लिहाज से तजर्बाकार होगा, यानी वो कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अब तक मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में सुराग रसानी के फराइज अंजाम दिए हैं, और वही इस सीक्रेट सर्विस की टीम का लीडर भी होगा। मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा। मेरे जहन में लैला सानी का तस्वर था। फिर मैंने सोनिया से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि सीक्रेट सर्विस की टीम में जो नई लड़की मुंतखब की जाए वो लैला सानी हो। सोनिया ने कहा, वो फलस्तीनी मुजाहिदा है, इसे यहीं जद्दोजहद करने दो। यहाँ से बाहर क्यों ले जाना चाहते हो? महज इसलिए कि वो सीक्रेट एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है, अभी इसे अमली तजर्बा नहीं है। वो गैर मुल्क में जाकर नए नए तजर्बात हासिल करेगी। बेशुमार फलस्तीन मुजाहिदीन इसराइल से बाहर जाकर भी अपने वतन के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। हम लैला सानी को भी ऐसे ही मौके फराहम करेंगे। रसवंती ने कहा, सोनिया, मेरे आसपास सीक्रेट सर्विस के लोग रहेंगे, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? जरूर रहूंगी। अभी तो हमें यहाँ से पेरिस जाना होगा। मैं वादा करती हूँ वहाँ पहुँचते ही किसी दूसरी फ्लाइट से इसी तरफ आऊंगी और नेपाल में ही रहूंगी। क्या ऐसी कोई तदबीर नहीं हो सकती कि तुम यहीं से मेरे साथ चल सको? बड़ी मुश्किल है। अगर हम यहाँ से नेपाल के लिए इजाजत नामा हासिल करेंगे और तुम्हारी फ्लाइट से जाएंगे तो दुश्मनों को शुबा हो सकता है। यहाँ के हुकाम जानते हैं कि मैं जे पार्कर के जरिए पेरिस से आई हूँ और मुझे वहीं वापस जाना है। तुम डरती क्यों हो? अव्वल तो सीक्रेट सर्विस वाले तुम्हारे साथ होंगे, इनकी हैसियत दुश्मनों की सी नहीं होगी। वो सब तुम्हारे दोस्त बॉडीगार्ड होंगे। फिर तुम्हारे पास टेलीपैथी का हथियार है, तुम्हें भला किसी से क्या नुकसान पहुँच सकता है। मैं जल्द ही आऊंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।